हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम लोग परमार राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने महीपति शाह तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इनके कुछ और भी शासक हैं, आज हम उनके बारे में वर्णन करेंगे, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो महीपति शाह है, जब इसका जो है ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है युद्ध में, तो इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है पृथ्वीपति शाह गद्दी पे बैठता है, जो कि महीपति शाह का पुत्र होता है। और इसका जो शासनकाल था ये लगभग 1640 से 1644 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह। 1640 से 1644 ईस्वी तक इसका शासन चला था। ठीक है, तो जब पृथ्वीपति शाह जो है ये जब गद्दी पर बैठता है तो ये एक अवयस्क रहता है, छोटा बालक रहता है। इसलिए जो इसकी माता रहती है, इसकी माता का नाम रहता है रानी कर्णावती। ये जो है अपनी माता रानी कर्णावती के संरक्षण में बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा बालक था तो गद्दी पे बिठा दिया गया था, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस इतना सक्षम नहीं था ये कि पूरे राजकाज को संभाल सके, तो इसकी मदद उस दौरान इसकी माता कर्णावती करती है। और ये लगभग 1634 से 1640 तक जो है अपनी माता के संरक्षण में ही बड़ा होता है। ठीक है, तो जब जो है जो शाहजहाँ था उसको जब इस बात का पता चलता है कि महीपति शाह की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या करता है, तुरंत अपनी सेना भेजकर गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है। और उसकी जो सेना का उस टाइम पर नेतृत्व कर रहा था वो नजावत खां कर रहा था, जो कि उसका सेनापति था। नजावत खां के नेतृत्व में जो है दिल्ली से इसकी सेना आती है और यहाँ पर आक्रमण कर देती है। ठीक है, और जब ये यहाँ पर आक्रमण करता है तो इस आक्रमण को, इस युद्ध को एक नाम दिया है, जो कि दिया गया है मोहाली चट्टी का युद्ध। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको, मोहाली चट्टी का युद्ध। ठीक है, ये किस किस के बीच हुआ था? एक तो रानी कर्णावती, और नजावत खां के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है आपकी रानी कर्णावती जो है इसकी विजय हो जाती है, नजावत खां को ये परास्त कर देती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ रानी क्या करती है, जो इसके सैनिक रहते हैं मुगल सैनिकों की नाक काट देती है। ठीक है, इसलिए रानी कर्णावती को नक्कटी रानी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रानी कर्णावती का दूसरा नाम है नक्कटी रानी। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। नजावत खान कौन था? ये शाहजहां का सेनापति था। ठीक है, शाहजहां का सेनापति था ये। तो ये युद्ध आपको याद रखने हैं, और ये युद्ध तकरीबन कब हुआ था? ये 1634-35 की बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1634-35 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात आती है कि रानी कर्णावती की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो जो रानी कर्णावती का स्रोत है, इसका जो स्रोत मिलता है ये हाट ताम्रपात्र से मिलता है। ठीक है, हाट ताम्रपात्र जो है ये चमोली से मिला था, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, हटवाल ब्राह्मणों को एक गांव दान कर दिया था ये युद्ध जीतने के बाद। वहाँ से जो है हाट ताम्रपात्र मिलता है, और इसका इन्होंने जो साक्षी था वो किसको रखा था? माधो सिंह भंडारी को, जो कि महीपति का सेनापति था। ठीक है, माधो सिंह भंडारी को इन्होंने इसका साक्षी रखा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी इस हाट ताम्रपात्र में मिलती है। रानी कर्णावती की ये जो युद्ध हुआ था, मोहाली चट्टी का युद्ध, सारी जानकारी यहाँ पर नोट की गई है। ठीक है, तो ये जो सारा वर्णन है ये रानी कर्णावती के बारे में है, क्योंकि जब जो है महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गद्दी पे पृथ्वीपति शाह बैठते हैं, लेकिन वो एक वयस्क बालक नहीं थे। ठीक है, अवयस्क थे, इसलिए जो सारा कामकाज था वो रानी कर्णावती संभाल रही होती है। और ये खबर जब शाहजहाँ को मिलती है तो शाहजहाँ क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण कर देता है। इस मौके का वो फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन कर्णावती, जो रानी कर्णावती होती है, ये क्या करती है, उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देती है, उसकी सारी जो मंशा थी उनको नाकाम कर देती है, और युद्ध में जीत कर जो है ये एक लोहा देती है उसको, और साथ ही साथ जो है ये करणपुर ग्राम का भी वहाँ पर निर्माण करवाती है। ठीक है, ये आपको इसी तरीके से याद रखना है, ये कहाँ पर, देहरादून में इसने करवाया था। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई रानी कर्णावती के बारे में। ठीक, अब जब पृथ्वीपति शाह जो है वयस्क हो जाते हैं, जब ये अपनी सारी राजगद्दी संभालने लगता है, अब हम इसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो जब ये वयस्क हो जाता है, सारा कामकाज संभालने लग जाता है, तो ये क्या करता है, अपने राज्य का विस्तार तो ये लोग करते ही थे, विस्तार करने लग जाता है, और सबसे पहले जो ये युद्ध करता है तुमुल का युद्ध पे ये चला जाता है।
ठीक है। तो जब ये वयस्क हो जाता है तो सबसे पहले ये तुमुल के युद्ध पे चला जाता है, और तुमुल का युद्ध जो है 1640 में होता है। 1640 ईस्वी में, ठीक है। और तुमुल का युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तो पृथ्वीपति शाह के बीच में होता है, और दूसरा तिब्बत के बीच में होता है। तिब्बत की जो सेना था उसका बीच में होता है। गढ़वाल और तिब्बत आपको ऐसे याद रखना है। और इस युद्ध में जो इसका सेनापति था, पृथ्वीपति शाह का जो सेनापति था वो कौन था? माधो सिंह भंडारी। किसने नेतृत्व किया था? माधो सिंह भंडारी ने, ठीक है। इस युद्ध में जो है पृथ्वीपति शाह जीत जाता है, लेकिन माधो सिंह भंडारी जो है इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर मृत्यु इसकी हो जाती है, ठीक है। तो लगभग 1640 में जो है तुमुल का युद्ध हुआ था, और जो तुमुल का युद्ध है इसको छोटी पानी का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी पानी का युद्ध। छोटी पानी युद्ध आपको याद रखना है, ठीक है। यही आपका तुमुल का युद्ध भी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि छोटी पानी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, या फिर तुमुल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो किसके? गढ़वाल और तिब्बत के मध्य हुआ था, तिब्बत के शासक के मध्य। गढ़वाल में उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था? पृथ्वीपति शाह उस टाइम पे शासन कर रहा था, और पृथ्वीपति शाह का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी था, और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक पॉइंट आप और याद कर लीजिए, ये माधो सिंह भंडारी के बारे में है, ठीक है। माधो सिंह भंडारी जो है इनको माधो सिंह मल्लेथा भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? माधो सिंह मल्लेथा। ये वही माधो सिंह भंडारी है। आपने मल्लेथा गांव की कहानी तो सुनी होगी कि वहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो गांव था वो खाली होने लगा था, ठीक है। लेकिन ये परिस्थिति देखकर जो माधो सिंह भंडारी होता है ये क्या करता है? बहुत बड़ी चट्टान को ये जो है तोड़कर वहाँ पर नहर लेकर आता है और अपने गांव में पानी लेकर आता है, और उसे एक समृद्ध गांव बनाता है। तो ये वही माधो सिंह भंडारी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लगभग कब की बात है? लगभग 400 साल पहले की ये बात है, 400 ईस्वी पहले की, ठीक है। तो उस टाइम की ये बात है जब वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें चल रही थी। और माधो सिंह भंडारी को ही इंजीनियर भी कहा जाता है, ठीक है। इंजीनियर क्यों कहा जाता है? इसी काम के कारण, जब इन्होंने नहर वहाँ पर बनाई थी इस वजह से इनको इंजीनियर भी कहा गया, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो है गढ़वाल का इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। या फिर माधो सिंह भंडारी का वर्णन आपका पृथ्वीपति शाह के साथ किस तरीके से आता है? तो ये उनकी सेना में उस दौरान सेनापति थे, ठीक है। तो ये जो है आपको कोरिलेट ऐसे ही करना है, ये वही माधो सिंह भंडारी है जिसने नहर बनाई थी, ठीक। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अलग से भी हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोग इतना ही याद रखें। और माधो सिंह भंडारी का जो जन्म है ये कब हुआ था? 1595 ईस्वी में, ठीक है। तो ये छोटी सी माधो सिंह भंडारी के बारे में भी जानकारी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये युद्ध जीतने के उपरांत जब जो है इसकी मृत्यु हो जाती है माधो सिंह भंडारी की, तो जो पृथ्वीपति शाह होता है इसको महासेनापति की उपाधि भी देता है, ठीक है। इसको महासेनापति की उपाधि भी देता है, मतलब सेनापति से भी ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो है ये युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीपति शाह जो है दोबारा से युद्ध में चला जाता है, और कहाँ पर ये युद्ध करता है? सिरमौर में, जो कि अभी हिमाचल में है। और इसको कहते हैं हटकोटी का युद्ध। इसको क्या कहते हैं? हटकोटी का युद्ध। हटकोटी का जो युद्ध है किस किस के बीच हुआ था? एक तो पृथ्वीपति शाह के बीच हुआ था, पृथ्वीपति शाह और सिरमौर के राजा मानधात प्रकाश के बीच, ठीक है। कहाँ पर? ये गढ़वाल में है, और ये सिरमौर जो कि हिमाचल में पड़ता है, ठीक है। ऐसे लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। सिरमौर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हटकोटी के युद्ध में क्या होता है? जो पृथ्वीपति शाह होता है इसकी विजय होती है, और मानधात प्रकाश ये जो है हार जाता है युद्ध, ठीक है। इसकी यहाँ पर विजय होती है। तो ये युद्ध जीतने के बाद ये तो वापस आ जाता है यहाँ पर, लेकिन जो मानधात प्रकाश है ये अपना राज्य छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है? शाहजहाँ के पास जाता है मदद मांगने के लिए। और उसके बाद जो है दिल्ली से मदद लेकर लगभग 1655 में ये क्या करता है? खलीतुल्ला कौन है? शाहजहाँ का कोई सेनापति रहा होगा, उसके संरक्षण में ये गढ़वाल पर दोबारा से आक्रमण कर देता है। ये कब की बात रहती है? ये लगभग 1655 की बात रहती है। और कौन सेनापति था उस टाइम शाहजहाँ का? खलीतुल्ला के संरक्षण में ये क्या करता है? दोबारा से यहाँ पर आक्रमण कर देता है, खलीतुल्ला खां, ठीक है।
तो जब ये यहाँ से आता है दिल्ली से, तो ये सेना लेकर यहाँ पर आता है, लेकिन ये क्या करता है, चंद में भी बाज बहादुर सिंह को भी अपने साथ मिला लेता है और उसके बाद ये यहाँ पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और ये सब लोग मिलकर जो है क्या करते हैं, यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं और दून घाटी का जो एरिया होता है उसको ये जीत लेते हैं। कहाँ पर जीत लेते हैं, दून घाटी के एरिया को। ठीक है, दून घाटी का जो इलाका होता है उस पर ये लोग विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो कि अभी पूरा देहरादून का इलाका है। और कौन कौन इसमें रहता है, एक तो शाहजहाँ का सेनापति खलीतुल्लाह खां रहता है, एक आपका ये रहता है मानधात प्रकाश। ठीक है, और तीसरा इसमें कौन शामिल होता है, बाज बहादुर चंद, जो कि चंद राजवंश में उस टाइम पर इसका शासन चल रहा था। ठीक है, तीनों लोग मिलकर यहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो इससे आप लगा सकते हैं कि जो है पृथ्वीपति शाह कितना प्रतापी राजा रहा होगा कि इसको हराने के लिए मानधात शाह जो है शाहजहाँ की मदद भी लेता है, बाज बहादुर शाह की मदद भी लेता है, तब जाकर जो है ये सिर्फ दून घाटी का ही इलाका जीत पाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर ये जीत जाते हैं तो शाहजहाँ यहाँ पर क्या करता है, चतुर्भुज को अपना सीमांत नियुक्त कर देता है। किसको, चतुर्भुज को। चतुर्भुज को यहाँ पर सीमांत बनाकर रख देता है। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों को चंद राजवंश पढ़ा रही थी उस टाइम पर मैंने बताया था कि मुगलों में उस टाइम पर क्या चल रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो वो किसके टाइम पे चल रहा था, बाज बहादुर के टाइम पर। ठीक है, तो उसमें युद्ध किस किस के बीच चल रहा था, वो औरंगजेब और तो ये जो युद्ध था उत्तराधिकार का युद्ध, ये चल रहा था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, औरंगजेब जीत जाता है और उसके बाद वो दारा शिकोह की मृत्यु कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। और इस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध का नाम क्या है, सामूगढ़ का युद्ध। तो जब ये युद्ध होता है, जब यहाँ पर औरंगजेब जीत जाता है, ये दारा शिकोह को मार देता है, तो क्या होता है, दारा शिकोह का एक पुत्र होता है जिसका नाम की सुलेमान शिकोह रहता है। मैंने आपको उस टाइम भी पढ़ाया था, सुलेमान शिकोह। ठीक है, ये इसका पुत्र रहता है। ये क्या करता है, भागकर पहले तो कुमाऊं में आता है, लेकिन बाज बहादुर इतना चालाक रहता है कि वो, क्योंकि उस टाइम पे मुगलों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। ठीक है, वो इसलिए इसको जो है गढ़वाल की तरफ भेज देता है। और ये कहाँ पर आता है, पृथ्वीपति शाह के यहाँ पर आता है, ये शरण लेने के लिए पृथ्वीपति शाह के शासन में। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह जो होता है वो इसको यहाँ पर शरण देता है और औरंगजेब आपका यहाँ से कहता है कि इसको जो है वापस भेजो, ताकि, क्योंकि वो इसकी भी हत्या करना चाहता था। ठीक है, लेकिन पृथ्वीपति शाह यहाँ पर मना कर देता है, वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानता। और वो, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने जो शरणार्थी हैं इनको मैं ऐसे नहीं भेज सकता, क्योंकि इसने यहाँ पर शरण ली है। और सुलेमान शिकोह जो रहता है, इसके साथ दो लोग यहाँ पर और शरण के लिए आते हैं, एक तो श्यामदास रहता है और एक दूसरा हरदास रहता है, हरकदास। ठीक है, श्यामदास और ठीक है, और जो मौलाराम मैं आपको बताती हूँ, मौलाराम इन दोनों के ही वंशज हैं। ठीक है, किसके वंशज हैं, श्यामदास और हरकदास के। ठीक है, इसके ही वंशज मौलाराम हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये इनको यहाँ पर शरण दे देता है। ठीक है, तो वापस तो जाने नहीं देता, ये मना कर देता है ये शाहजहाँ को। इस चीज़ से शाहजहाँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र होता है मेदिनी शाह उस टाइम पे क्या करता है, वो शाहजहाँ के यहाँ इसको जो ये सुलेमान शिकोह था आपका, उसको वहाँ पर भेज देता है और औरंगजेब क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। इस घटना का जब पता पृथ्वीपति को चलता है तो पृथ्वीपति क्या करता है, अपने बेटे मेदिनी शाह को जो है वो देश निकाला कर देता है, उसे अपने राज्य से बेदखल कर देता है। तो वो उसके बाद क्या करता है, दिल्ली चला जाता है औरंगजेब के दरबार में। और ये जो सारी घटना है ये 1659 ईस्वी की, कब की है, 1659 के लगभग का ये टाइम था। उस टाइम पर ये सारी घटना जो है यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी है। ये जो सामूगढ़ का युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था, इसके पहले तुमुल का युद्ध हुआ था, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पृथ्वीपति शाह था इसने जो राजधानी थी उसको भी स्थापित किया था, और ये इसने श्रीनगर से बदलकर राजगढ़ी नामक स्थान पर करी थी। कहाँ पे करी थी, राजगढ़ी नामक स्थान पर इसने राजधानी स्थापित कर दी थी। ठीक है, इससे पहले जो राजधानी थी वो श्रीनगर में थी, श्रीनगर से बदलकर राजगढ़ी नामक स्थान पर राजधानी को बना देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वीपति शाह ने जो है राजगढ़ी जो राजधानी शिफ्ट करी थी, किसने करी थी, पृथ्वीपति शाह ने करी थी। इससे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर में थी। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ पृथ्वीपति शाह ने जो है पृथ्वीपुर नामक नगर की स्थापना भी करवाई थी। पृथ्वीपुर, ठीक है, नगर, ये कहाँ पर है, ये भी आपका देहरादून में है। ठीक है,
और यहाँ पर जो है चित्रकला का जो स्वर्णकाल था, चित्रकला का जो प्रथा थी वो भी इस टाइम पर शुरू करी थी, पृथ्वीपति शाह के टाइम पर। ठीक है, चित्रकला का जो टाइम था वो भी किसके टाइम शुरू हुआ था? पृथ्वीपति शाह के टाइम पे। ठीक, तो जब पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि गद्दी पर जो है इसका पोता बैठता है, फतेह शाह। ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में ये भी देखा गया है कि इससे पहले जो है मेदिनी शाह को भी गद्दी पर बिठा दिया गया था, लेकिन सारी बुक्स में थोड़ा डिफरेंस है। कहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो मेदिनी शाह था जब वो शाहजहाँ के पास चला जाता है दिल्ली, तो ये लगभग 1662 61 62 की बात रहती है। 61 में इसको यहाँ से देश निकाला मिला था, 62 में जब ये वहाँ रहता है, 62 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका शासनकाल भी दिखाया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट मेदिनी शाह है नहीं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम पढ़ लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इसके बाद जो गद्दी पे बैठा था वो फतेह शाह बैठा था, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत जो मेदिनी शाह के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अभी हम मेदिनी शाह को देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि मेदिनी शाह जो है ये गद्दी पर कभी बैठा ही नहीं। ये जब शाहजहाँ के यहाँ गया 1662 की बात है, उस टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि ये गद्दी पर बैठा था और इसने यहाँ पर शासन भी किया था। वो ये किस तरीके से कहते हैं कि जब ये दिल्ली चला गया था शाहजहाँ के पास, उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पर आकर राज्य हड़प देता है, गढ़वाल में आकर। ठीक है, और राज्य हड़पने के बाद यहाँ पर अपना शासन शुरू कर देता है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये जो है शाहजहाँ के साथ ये जो है बुटोलगढ़ के युद्ध पर भी गया था। बुटोलगढ़ की जो सेना शाहजहाँ की थी, मुगल सेना का, इसने नेतृत्व किया था। ठीक है, और वो ये युद्ध जीत जाता है, जिसके बाद की जो शाहजहाँ होता है वो इससे प्रसन्न होकर इसको दून का जो क्षेत्र होता है, दून घाटी का जो क्षेत्र होता है, ये मेदिनी शाह को वापस कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब मैं आपको चंद राजवंश पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को एक घटना बताई थी कि यहाँ पर जो है एक संधि होती है, किस किसके बीच में ये होती है, डोटी और गढ़वाल के बीच में ये संधि होती है। गढ़वाल का जो शासक होता है उसके बीच में ये संधि होती है, और ये लोग क्या करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, एक साथ मिलकर, एक तो पूर्व की तरफ से हमला करेगा, दूसरा पश्चिम की तरफ से। ठीक है, लेकिन क्या होता है उस टाइम चंद में शासक कौन था? उद्योग चंद की मैं बात कर रही हूँ। उद्योग चंद रहता है, और उद्योग चंद जो रहता है ये इनका जो भी इन्होंने बनाई थी योजना, इसको विफल कर देता है। योजना क्या थी? एक तो कहता है मैं पूर्व से करूंगा, एक कहता है मैं पश्चिम से हमला करूंगा, इस तरीके से चंद राजवंश को हम हड़प देंगे। ठीक है, लेकिन उद्योग चंद इनको विफल कर देता है। ठीक है, ये युद्ध हार जाते हैं। तो ये जो शासक था, कहा जाता है कि ये मेदिनी शाह था। ठीक है, ये उस टाइम पर गढ़वाल में कौन शासन कर रहा था? मेदिनी शाह शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये घटना आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सस्पेंस है क्योंकि इस घटना में थोड़ा सा, कोई तो कहता है कि मेदिनी शाह जो है उसने शासन ही नहीं किया, कोई कहता है किया है। तो इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा था वो फतेह शाह बैठा था। ठीक है, अब कौन बैठता है? फतेह शाह। अब फतेह शाह का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से काफ़ी पूछा जाता है फतेह शाह के बारे में। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है। फतेह शाह के जो स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एक तो मुस्लिम अभिलेखों से मिलते हैं, दूसरा मुस्लिम ग्रंथों से मिलते हैं। कहाँ से इसके स्रोत हमें मिलते हैं? मुस्लिम अभिलेख और मुस्लिम ग्रंथों से। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, इसका जब शासन चल रहा था तो इसके दरबार में 9 कवि थे। ठीक है, 9 कवि जो हुए थे, इन कवियों ने जो है कुछ साहित्य की रचना करी है जिसमें कि फतेह शाह का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। वहीं से हमें पता चलता है कि फतेह शाह जो है वो कितना प्रतापी राजा था और वो अपनी प्रजा का जो है कितना ध्यान रखता था। ठीक है, तो इसकी जो प्रजा थी वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहती थी क्योंकि ये बहुत अच्छे जो है विचारों का व्यक्ति था। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी साहित्य आप लोगों से पूछे जाते हैं, हम उनका नाम और उनके लेखक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। ये किसने दिया था? जटाधारी ने। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, और इसको जो है जटाधारी भी बोलते हैं। जटाधारी क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये किसने लिखा था? श्री जटाधारी ने। और एक का भी इन्होंने लिखा था 1761 में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाधारी। इतना भी याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जटाधारी ने ये दिया था। दूसरा है फतेह शाह यशो वर्णन। ये किसने दिया है? रामचंद्र कंडियाल ने। फतेह शाह यशो वर्णन किसने दिया है? ये रामचंद्र कंडियाल।
ठीक है, रामचंद्र कंडियाल ने ये दिया था। ठीक है, इसके ये जो जितने भी ये साहित्य लिखे गए हैं इनका जो आपसे पूछा जाता है, नाम पूछ लिया जाता है, कभी कभी किस राजा के बारे में लिखा था ये पूछ लिया जाता है, या फिर किसने इसको लिखा है वो पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके साथ ही साथ जो 9 कवियों के नाम हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वो देख लेना। तीसरा जो है फतेह प्रकाश या फिर फतेह शाह, इसको क्या कहते हैं? फतेह प्रकाश या फतेह शाह, जो उनका नाम है। ये किसने दिया था? रतन कवि ने, रतन कवि ने ये लिखा था। इसके बाद है रजराज ग्रंथ, जो कि किसका है? मतीराम का। रजराज ग्रंथ, ठीक है, ये किसने लिखी है? मतीराम ने, मतीराम। इसके बाद जो अंतिम जो है वृत्त विचार, जो किसने लिखा है? कविराज सुखदेव ने। वृत्त विचार 5वां, वृत्त विचार, ये किसकी है? कविराज सुखदेव की। ठीक है, तो ये सारा जो वर्णन मिलता है ये कहाँ पर है? ये फतेह शाह के बारे में है। और ये जितने भी कवि हुए हैं ये कहाँ पर बैठे हैं? ये जो है इसके दरबार में बैठते थे। ठीक है, तब जाकर इन्होंने इसके बारे में ये सारा वर्णन दिया है। ठीक, तो आपको इसी तरीके से ये याद कर लेने हैं कि फतेह शाह कर्ण ग्रंथ किसका है? जटाधारी का है, 1761 में ये इसने लिखी थी। फतेह शाह यशोवर्णन किसकी है? ये रामचंद्र कंडियाल की है। ठीक है, तीसरा है फतेह प्रकाश या फिर इसको फतेह शाह भी कहते हैं, ये रतन कवि की है। और रजराज ग्रंथ किसकी है? मतीराम की है। ठीक है, और वृत्त विचार किसकी है? कविराज सुखदेव की है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और वर्णन मिलता है यहाँ पर फतेह शाह का। इसने जो है एक बार आक्रमण भी किया था। कहाँ पर? सिरमौर पर। ये आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ये देख लेना। इसने सिरमौर पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आक्रमण करके जीत लेता है और बारागढ़ और कालसी पर ये अधिकार कर लेता है। इसके साथ ही साथ इसने जो है सिखों पर भी आक्रमण किया था, सिखों के 10वें गुरु। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसने वहां पर भी जो है उनसे भी इसने आक्रमण करा था, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कौन से? 10वें गुरु हैं ये। और इसको कहा जाता है भंगाणी का युद्ध, जो ये जो है फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था। इसको भंगाणी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो युद्ध हुआ था इसमें जो सिरमौर का राजा था मेदिनी प्रकाश, कौन था? मेदिनी प्रकाश। ये किसका साथ देता है? ये गुरु गोविंद सिंह का साथ देता है। ये सिखों के साथ रहता है और ये लोग मिलकर इस युद्ध का सामना करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट लिख लेना है कि जो फतेह शाह था इसने जो सिखों के 7वें गुरु थे हर राय, उसको यहाँ पर शरण भी दी थी। किसको शरण दी थी? हर राय को। ठीक है, हर राय को इसने यहाँ पर शरण दी थी। ये कौन थे? सिखों के 7वें गुरु थे। ठीक है, इसको इसने यहाँ पर शरण भी दी थी। इसके बाद जो पॉइंट याद रखना है, वो जो फतेह शाह था इसने फतेहपुर नामक जो नगर था उसकी स्थापना भी करी थी। ठीक है, फतेहपुर नगर किसने? फतेह शाह ने। फतेहपुर नगर की इसने स्थापना करी थी। और दून घाटी में इसने जो है 3 गांव दान दिए थे गुरुद्वारा बनाने के लिए। उन 3 गाँव को आपको नाम याद कर लेना है। एक तो है खुड़बुड़ा, ठीक है, दूसरा है राजपुर और तीसरा है चमसारी। ये तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। ये इसने किस लिए दिए थे? गुरुद्वारा बनाने के लिए इसने यहाँ पर ये दून में दिए थे। ठीक है, इसके साथ ही फतेह शाह आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, इसके जो भी 9 कवि थे उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, इसके बाद के जो भी शासक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।